मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। ठीक है। आज हम लोग जो है कि एक नए टॉपिक को पे बात करेंगे। नया टॉपिक इन द सेंस कि सॉइल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है सॉइल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप अगर आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेआरएफ, एसआरएफ, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम या फिर आईबीपीएस एग्रीकल्चर ऑफिसर का तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि सॉइल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, काफ़ी बड़ा जो है कि मील का पत्थर साबित होता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट सॉइल साइंस के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो बिल्कुल आसान करने के लिए बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, और सारे टॉपिक को कंफर्म करते हुए जो है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। फेल्डस्पार इज प्राइमरली, ठीक है, फेल्डस्पार इज प्राइमरली प्राइमरी मिनरल दैट अकर्स प्रीडोमिनेंटली इन, यानी कि फेल्डस्पार एक प्राइमरी मिनरल है। ये जो है कि डोमिनेंट रूप से यानी कि मोस्टली जो है कि किस मिनरल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो फेल्डस्पार किसके अंदर ज़्यादा होता है, किस रॉक के अंदर जो है कि फेल्डस्पार ज़्यादा होता है, डोमिनेंट अकर होता है। तो बात करेंगे हम लोग, ऑप्शन की तरफ देखेंगे। सबसे पहला रॉक है आपका इग्नियस रॉक, ठीक है। फिर आपका है सेडिमेंट्री रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो फेल्डस्पार आपका प्राइमरी मिनरल है, तो प्राइमरी मिनरल जो है कि आपका इग्नियस रॉक के अंदर पाया जाएगा। ठीक है। फेल्डस्पार इग्नियस रॉक में जो है कि डोमिनेंट होता है, ज़्यादा होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इग्नियस रॉक में फेल्डस्पार की संख्या जो है कि ज़्यादा होती है। फेल्डस्पार जो है कि प्राइमरली या प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन कंटेंट इन थायो यूरिया इज, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है थायो यूरिया में। तो थायो यूरिया में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, इसको समझते हैं। तो नाइट्रोजन कितना होता है थायो यूरिया में। ऑप्शन ए आपका बोल रहा है कि 36%, 36.8%। ऑप्शन बी 46.0%, और ऑप्शन सी जो है कि 18%। ठीक है। तो 46% नाइट्रोजन जो है कि आपका यूरिया में पाया जाता है, ठीक है, और 18% नाइट्रोजन आपका जो है कि डीएपी में पाया जाता है। ठीक है। डीएपी, इसके अंदर जो है कि 18% नाइट्रोजन होता है। थायो यूरिया के अंदर जो है कि आपका 36% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 36.8% यूरिया फाउंड इन द नाइट्रोजन फाउंड इन द थायो यूरिया। थायो यूरिया के अंदर 36.8% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सैलाइन सॉइल आल्सो नोन एज, सैलाइन सॉइल को और किस नाम से जानते हैं। तो सैलाइन सॉइल यानी कि ऐसा सॉइल जिसके अंदर जो है कि साल्ट ज़्यादा होते हैं, जिसका पीएच 8.5 से अबव होता है, जिसकी ईसी 4 DSM से जो है कि ज़्यादा होती है। ठीक है। वो आपका सैलाइन सॉइल होता है। तो सैलाइन सॉइल को जो है कि ऑप्शन की तरफ देखते हैं, क्या उसे लेटराइट बोलते हैं। ठीक है। सलाइन सॉइल को क्या लेटराइट के नाम से जानते हैं, क्या उसको पोर्टजोली के नाम से जानते हैं, क्या उसको सोलनेट्स के नाम से जानते हैं, या फिर सोलन चक के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सलाइन सॉइल को जो है कि सोलन चक के नाम से जाना जाता है, इसलिए जो है कि जो ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। सलाइन सॉइल आल्सो नोन एज सोलन चक, इसे सोलन चक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है। तो सोरेनेट्स क्या होता है, सोरेनेट जो है कि आपका सोडिक सॉइल को बोलते हैं। सोडिक सॉइल यानी अल्कलाइन सॉइल जिसके अंदर सोडियम साल्ट होते हैं। पोर्टजोलिक क्या होता है, पोर्टजोलिक यानी कि एक तरह का सॉइल होता है। ठीक है। लेटराइट सॉइल यानी कि ऐसा सॉइल जो ब्रिक के कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं लगभग, अ, वो लेटराइट सॉइल कहलाते हैं आपके। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल सॉइल ऑर्डर फाउंड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में टोटल सॉइल ऑर्डर कितने होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो टोटल सॉइल ऑर्डर जो है कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कितने होते हैं।
तो ऑप्शन ए है आपका 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 21 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शनों को अगर देखा जाए तो 15 तो ऑर्डर होते नहीं है, 21 ऑर्डर भी नहीं होते हैं। ठीक है, ऑर्डर कितने होते हैं? 12 ऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, क्योंकि 12 टोटल ऑर्डर होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है कि हर जगह हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, 15 15 क्या होते हैं? 15 जो है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते हैं आपके। 21 जो है कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन होता है। तो वहीं से ऑप्शन लिया गया है। ऑप्शन से भी आप जो है कि क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल सॉइल ऑर्डर जो है कि आपके 12 आ जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम बात करेंगे फ्लो ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल मेनली ड्यू टू। नाइट्रोजन के अंदर जो फ्लो होता है वो जो है कि किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, नाइट्रोजन किस मूवमेंट के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा जो है कि मूव करता है सॉइल के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है डिफ्यूजन, दूसरा है मास फ्लो, तीसरा है ऑप्शन ऑस्मोसिस और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो नाइट्रोजन का जो मूवमेंट होता है वो जो है कि आपका मास फ्लो के द्वारा होता है। ठीक है, नाइट्रोजन मास फ्लो करता है, यानी नाइट्रोजन का मूवमेंट फास्ट होता है। नाइट्रोजन जो है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस बहुत ही फास्ट मूव करता है। तो उस फ्लो ऑफ मूवमेंट को मास फ्लो बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन जो है कि हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट डिफ्यूजन कहलाता है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ठीक उल्टा होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको जो है कि ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच वन इज द लोअर कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है कि लोअर कैटेगरी है सॉइल क्लासिफिकेशन का। तो सॉइल क्लासिफिकेशन में फैमिली है, कि सब ग्रुप है, कि सॉइल ऑर्डर है, कि आपका सॉइल सीरीज है। तो सबसे लोअर कैटेगरी जो है कि कौन सी है, आप बताएंगे? तो अगर पूरे सॉइल ऑर्डर की बात करें, पूरे सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें, तो सबसे पहले आपका होता है सॉइल ऑर्डर, उसके बाद आपका आता है सब ऑर्डर, फिर आपका आता है ग्रुप, फिर ग्रेड ग्रुप, फिर फैमिली, फिर जो है कि आपके लास्ट में आता है सबसे सीरीज। तो सबसे जो लोअर कैटेगरी होता है वो होता है आपका सॉइल सीरीज। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सॉइल सीरीज इज द लोअर कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल क्लासिफिकेशन का लोअर कैटेगरी होता है सॉइल सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच क्ले मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रैकिंग इन ब्लैक सॉइल? कौन सा क्ले मिनरल है जो ब्लैक सॉइल में क्रैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो क्रैकिंग का मतलब हो गया कि दरारें पड़ जाना, खेतों में दरारें पड़ जाती हैं। तो दरारें क्यों पड़ती हैं, कौन सा सॉइल या कौन सा क्ले मिनरल रिस्पॉन्सिबल है? तो दरारें पड़ती हैं ब्लैक सॉइल के अंदर। ब्लैक सॉइल के अंदर जो है कि आपका एक प्रॉपर्टी होती है स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी। स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी में क्या होता है कि पानी के संपर्क में सॉइल आने के बाद वो जो है कि स्वेल कर जाता है, और जैसे ही पानी खत्म होती है सॉइल जो है कि श्रिंक कर जाता है, और उसी श्रिंकेज प्रॉपर्टी की वजह से खेतों में क्रैकिंग होते हैं। ठीक है, तो क्रैकिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल क्ले मिनरल है उसका नाम होता है मॉन्ट मोरिलोनाइट। ठीक है, मॉन्ट मोरिलोनाइट 2:1 टाइप का क्ले मिनरल होता है। ठीक है, 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप का क्ले मिनरल होता है। तो ये जो है कि क्रैकिंग के लिए ब्लैक सॉइल के अंदर क्रैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बढ़ेंगे। ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर मीजर्स। ईसी किसका मीजर करता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर किसका मीजर करता है, क्या मीजर करता है? ठीक है, तो सॉल्युबल कार्बन इन सॉइल, क्या कार्बन का मीजर करता है? कि सॉल्युबल H प्लस आयन इन सॉइल, कि H प्लस आयन का मीजर करता है? कि सॉल्युबल साल्ट इन द सॉइल? ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी तभी होती है जब जो है कि साल्ट होता है। तो जितना ज़्यादा सॉइल में साल्ट होगा उतनी जो है कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ईसी जो है कि साल्ट का मेजरमेंट करती है। ठीक है, तो सॉल्युबल साल्ट का मेजरमेंट करती है, इसलिए जो है कि ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सी आपका जो है कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो
ईसी जो है कि सॉल्युबल साल्ट का मेजरमेंट करती है। सी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज फॉर। पोटेशियम परमैंगनेट किसके लिए यूज किया जाता है? अवेलेबल फास्फोरस के लिए, अवेलेबल पोटेशियम के लिए, अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज जो है कि अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, अवेलेबल नाइट्रोजन। अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए जो है कि पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का यूज हम लोग जलडाल फ्लास्क में डालने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पोटास। पोटास का एस्टिमेशन करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है फ्लेम फोटोमीटर, ऑप्शन बी है जेल्डाल डिस्टिलेशन सेट, ऑप्शन सी है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एंड ऑप्शन डी इज द नन ऑफ दिस। तो पोटेशियम का एस्टिमेशन करने के लिए जो है कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है आपका फ्लेम फोटोमीटर। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। फ्लेम फोटोमीटर की मदद से जो है कि हम लोग पोटेशियम का एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, जेल्डाल डिस्टिलेशन सेट से हम लोग नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, नाइट्रोजन फाइंड आउट करते हैं। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जो है कि हम लोग फास्फोरस का जो है कि फास्फोरस का एस्टिमेशन करते हैं, फास्फोरस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। आ गया क्वेश्चन वही जो मैंने अभी आपको बताया कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज किसके डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अभी अभी बताया मैंने कि फास्फोरस को फाइंड आउट करने के लिए, फास्फोरस की वैल्यू निकालने के लिए जो है कि हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज जो है कि हम लोग फास्फोरस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज कॉल्ड। ठीक है, सॉइल वाटर कॉलम के साथ अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का तो उसे क्या बोलते हैं? तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, सॉइल के थ्रू अगर पानी डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं परकोलेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल थ्रू सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब हो गया कि पानी जो है कि डाउनवर्ड मूव करता है और जा करके ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग भी आपका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, लेकिन लीचिंग में जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वो सॉल्युबल साल्ट के साथ होता है। यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विथ soluble salt beyond the root zone is called लीचिंग। ठीक है, ये आपका लीचिंग होता है। नेक्स्ट टर्म है आपका सीपेज। सीपेज क्या होता है कि लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इरिगेशन चैनल। इरिगेशन चैनल से या फिर किसी खेत से अगर पानी का रिसाव हो रहा है या फिर पानी लीक कर रहा है तो उसी प्रोसेस को सीपेज बोलते हैं। वो जो है कि लेटरली मूवमेंट करता है वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है? एक्सेस वाटर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जो एक्सेस वाटर होता है जो सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है उसी को रन ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को हम लोग 15 की श्रृंखला में कम से कम 15 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। ठीक है, पोटेशियम मैग्नीशियम रेशियो शुड बी लेस देन फॉर फील्ड क्रॉप। पोटेशियम और मैग्नीशियम का रेशियो क्या होना चाहिए फील्ड क्रॉप के लिए? ठीक है, तो वो रेशियो होना चाहिए आपका 5:1। ठीक है, इससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसको याद कर सकते हैं आप लोग, रट्टा मार लीजिए कि पोटेशियम मैग्नीशियम रेशियो कितना होना चाहिए फील्ड कंडीशन के लिए, फील्ड क्रॉप के लिए। ठीक है, फील्ड क्रॉप यानी जो फील्ड में क्रॉप लगाए जाते हैं, तो 5:1 रेशियो होना चाहिए पोटेशियम का और मैग्नीशियम का। पोटेशियम 5 और मैग्नीशियम 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम इज। ठीक है, तो इसको भी इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। K2Cr2O7 का मतलब हो गया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में कितने के इक्विवेलेंट होता है? तो वो जो है कि आपका 1/6
ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑर्गेनिक मैटर को निकालने के लिए यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो उस समय जो है कि इसका केमिकल बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो अ, वो जो है कि एसिडिक मीडियम में 1/6 ऑफ मॉलिक्यूलर वेट यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/6 ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और ये हमारा जो है कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, मोनोकैल्शियम फास्फेट फार्मूला इज, मोनोकैल्शियम फास्फेट का फार्मूला क्या है? तो मोनोकैल्शियम यानी कि सिंगल कैल्शियम। चलिए सिंगल कैल्शियम देखते हैं। तो तीनों ऑप्शन में सिंगल कैल्शियम है। फास्फेट यानी कि HPO4, ठीक है, H2PO4। तो मोनोकैल्शियम फास्फेट का जो फार्मूला होता है CaH2PO4 का ट्वाइस। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, क्योंकि मोनोकैल्शियम फास्फेट का जो फार्मूला होता है वो आपका CaH2PO4 का ट्वाइस होता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत है। नन ऑफ दीज भी आपका गलत है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो आप बताएंगे कमेंट करके कि कैसा लगा सेशन आपका आज का ये, और इसे और भी इम्प्रूव करेंगे। क्वेश्चन जो है कि नेक्स्ट लेवल का ले आएंगे। क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल के हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से देखेंगे इन्हें और अपना नोट्स बनाइए, और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं 2 4 5 वीडियो डाल करके बंद कर दूंगा। ठीक है, ये लगातार सीरीज चलती रहेगी। सॉइल साइंस के क्वेश्चन, एग्रोनॉमी के क्वेश्चन, ये लगातार जो है कि मेरे चैनल पे आते रहेंगे। तो आपको अगर चैनल से जुड़ना फायदेमंद साबित लग रहा है, अगर फायदेमंद लग रहा हो तो जुड़ जाएं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।